स्वाति, अभी और कोई नहीं आया क्लास में? तुम अकेले हो? गुड आफ्टरनून मैम। गुड मैम अभी आफ्टरनून तो बेटा। कोई नहीं आया। चलो, सत्यम आ गया। आज हम लोगों को रोमानस शैली पर डिस्कस करना था। तुम लोग कल मैम क्लास में तुम लोग षडांग कौन पे था? करना था पहले आज। षडांग पे भी करना है। चलो, पहले षडांग पे ही शुरू करते हैं। षडांग के बारे में बताए कोई? स्वाति, तुम ही बताओ। यस मैम। षडंग की परिभाषा दीजिए। षडंग क्या है? मैं कैमरा ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग हेजिटेट ना हो। बताइए। मैम चित्रकला के 6 अंग होते हैं हम्म। जो चित्र बनाने के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, उन्हें षडंग कहते हैं। हम्म। और ये जो आचार्य वात्स्यायन थे, उनका हम्म। जो काम सूत्र था, हम्म। तो उसके चौथे सिद्धांत पर है, आधारित है। और हम्म। वहां पे उसे आलेख्य बोला गया था। हम्म। और अ, और मैम ये जो 11वीं 12वीं शताब्दी थी, उसमें जयपुर में जो नरेश जयसिंह थे, उन्होंने राजसभा के जो यशोधर पंडित थे, उन उनने कामसूत्र की जो टीका थी उसको जयमंगला को प्रस्तुत किया था। हम्म। षडंग का श्लोक याद है? यस मैम, श्लोक याद है। हम्म। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। और ये मैम 6 हैं। वर्णिका भंग का अर्थ क्या होता है? मैम वर्णिका भंग का रंग से मतलब होता है। क्या रंग से मतलब होता है? मैम उसकी कलर टोन से। मनीषा, तुम बताओगी? मनीषा, यस मैम। तुम बताओगी षडंग के बारे में कुछ? बेटा, पढ़ा है तुमने? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा पता हाँ, है। थोड़ा थोड़ा बताओ फिर। मैम ये भारतीय चित्रकला के 6 सिद्धांत होते हैं। हम्म। जैसे अभी स्वाति ने बताया मैम कि जयपुर के जो निवासी यशोधर पंडित थे, उन्होंने इन सिद्धांतों को एक श्लोक में प्रस्तुत किया है, जो अभी स्वाति ने बताया था। तो हम्म। ये 6 होते हैं सिद्धांत। और हम्म। इन सभी की मतलब इन सभी को लेकर ही चित्रकला में एक लयात्मकता आती है, जिससे कि
मतलब इनको, लेकिन इनके अकॉर्डिंग हम किसी को मतलब बांध नहीं सकते कि इनके बेस पे ही काम किया जाए, पर हम्म। इनसे काफी हेल्प मिलती है एक चित्रकार को बनाने के लिए चित्रकला। अच्छा, षडंग का श्लोक याद है मनीषा? यस मैम। सुनाओ। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगकम। प्रमाणानी का अर्थ क्या हुआ? प्रमाणानि हम्म। मैम ये प्रपोर्शन होता है कि जैसे चित्रकला में कोई भी रचना करें, जैसे शरीर की ही रचना करें तो उसको मैम ताल के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। जैसे कि किसी मतलब किसी भी चित्र, जैसे बालक का चित्र हो या मानव का चित्र हो, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम्म। उसको नापना मतलब उस एक सही प्रोपोर्शन के लिए जो मतलब ताल दिए गए हैं चित्रकला में, तो उसको सही आकार से और सभी नाप से एक सही, मैं कैसे बताएं। जैसे बता रही हूँ बताओ, मैं सुन रही हूँ। मैंने तुम्हें टोका तो नहीं कहीं बीच में, सही बता रही हूँ, बताओ। मैम अगर संक्षेप में बताया जाए तो प्रमाणानि का अर्थ यही होता है कि शरीर की जो रचना हो वो एक सभी को एक अलग अलग ताल में बांटा जाता है, और वो बच्चे का हो या मानव का हो या मतलब राक्षस का, किसी का भी हो, सबको अलग अलग उसमें ताल में बांटा गया है, और सभी के एग्जाम्पल्स भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। हम्म, ठीक है। कोमल, जी मैम। गुड अभी आफ्टरनून। जो गुड आफ्टरनून बेटा, अभी जो मनीषा ने बताया वो सही है प्रमाण? जी मैम। अच्छा, और स्वाति ने जो वर्णिका भंग बताया वो सही है? मैम मैं तब आ नहीं पाई थी। अच्छा, वर्णिका भंग किसे कहते हैं कोमल? मैम जो हम लोग ब्रश और कलरों का यूज करके चित्र वगैरह पोर्ट्रेट लैंडस्केप बनाते हैं उसे कहते हैं। षडांग किसे कहते हैं? मैम ये पॉइंट हम लोग कल ही डिस्कस करने वाले थे, लेकिन कल टाइम हो गया था ज्यादा, इसलिए कल डिस्कस नहीं हो पाया, है ना कोमल? तो आज के लिए क्या तुमने पढ़ाई नहीं करी षडांग की? मैम पढ़ा है, मुझे पता है। तो बता मैम दो बेटा। षडांग का सर्वप्रथम उल्लेख काम सूत्र की 64 कलाओं के चौथे स्थान पर आलेख रूप में हुआ है। और ये ये छह होते हैं, छह रूप होते हैं। तो हम्म। छह। और मैम इसका श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सादृश्य वडिका भंग इति चित्र षडंगकम। इसका ये श्लोक है। इसमें भेद रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वडिका भंग। सादृश्य का क्या अर्थ होता है कोमल? क्या मैम? सादृश्य का क्या अर्थ होता है? सादृश्य मैम जैसे जो चीज जैसी दिख रही है उसे वैसे ही बनाना। ठीक। सत्यम। सत्यम। सत्यम, क्लास छोड़ के चले गए तुम? एक चीज बहुत अच्छी है कि तुम सभी लोगों को षडंग का श्लोक आता है, बहुत लोगों को याद नहीं होता है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग। ठीक है। जब आपसे षडांग की परिभाषा पूछी जाएगी तो तुम लोग कहीं से कुछ भी उठाकर बता रहे हो। 11वीं और 12वीं शती में जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम के दरबार में एक महान विद्वान थे, यशोधर पंडित। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस मैम।
11वीं और 12वीं शती में जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम के दरबार में एक महान विद्वान थे यशोधर पंडित, जिन्होंने षडांग जो है, षडंग के बारे में लोगों को बताया। और ये षडंग का ज्ञान कहाँ से आया? वात्सायन ने जो पुस्तक लिखी थी कामसूत्र, उसके 64वें जो है पेज पर, या आलेख जिसे हम कहते हैं, उस पे उन्होंने श्लोक के रूप में लिखा था इसको, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग। उसको विस्तृत रूप यशोधर पंडित ने प्रदान किया। और किस नाम से वो पुस्तक लिखी गई? जय मंगला के नाम से लिखा है ना, जय मंगला के नाम से टीका की गई। तो वात्सायन ने जो श्लोक लिखा था ये, उसको यशोधर पंडित ने विस्तृत रूप दिया जय मंगला के नाम से। किस नाम से? जय जय मंगला। मंगला। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तुम लोग भूल गए हो। मैम पढ़ा था। तो भूल कैसे गए तुम लोगों? जिस तरह मैम वो तुम लोग एक्सप्लेन कर रहे हो उस तरह एक्सप्लेन करोगे तो नंबर तो नहीं मिलने वाले। अभी तुम ही लोगों में से किसी ने बताया कि जयपुर के एक सज्जन थे, उन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी। इस तरह से अगर एक्सप्लेन करोगे तो कैसे सही कहा जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि किसने लिखी, कहाँ से उसने वो पुस्तक लिखी, कहाँ से उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी वर्णिका भंग मैंने तुम सबसे पूछा, तुम सभी ने गलत बताया है। वर्णिका भंग का अर्थ होता है कि जब हम कलर कर रहे होते हैं तो एक कलाकार को ये ज्ञान होना चाहिए, कलाकार को ये नॉलेज होनी चाहिए कि जब हम कलर कर रहे हैं तो प्लेट में जब हम कलर बनाते हैं तो हमें ब्रश में कितना रंग उठाना है और कितना रंग पैलेट में छोड़ देना है। ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो टेक्निक होती है, इसी को हम वर्णिका भंग कहते हैं। ये मैं तुम लोगों को क्लास में भी समझा चुकी हूँ, शायद तुम लोग हो सकता है क्लास में नहीं हो। ठीक है स्वाति, बात समझ में आई? स्वाति, यस कोमल, मैम। मनीषा, जी मैम। कि जब हम ब्रश में कलर उठाते हैं तो एक कलाकार को ये ज्ञात होता है कि ब्रश में हमें कितना कलर लेना है और कितना पैलेट में छोड़ देना है। तो ये जो टेक्निक है, ये जो प्रक्रिया है, इसी को वर्णिका भंग कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आगे से। जी मैम। और सिर्फ इसी नॉलेज की कमी की वजह से कोई पेंटिंग हमारी अच्छी नहीं बन पाती। कहीं हमने ज्यादा रंग उठा लिया, ज्यादा लगा दिया, कहीं हमने कम रंग उठाया तो पैचेस आ गए, ऐसा होता है। तो जिस कलाकार को ये ज्ञान होता है तो उसकी पेंटिंग हमेशा उत्कृष्ट बनती है। इस प्रक्रिया को ही हम वर्णिका भंग कहते हैं। सादृश्य सही बताया। प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है हर वस्तु, हर आकार और किसी भी आकृति का एक निश्चित माप होती है। ठीक है, उस माप को ही हम प्रमाण कहते हैं। मान लीजिए साधारण तौर पे अगर हम कोई आकृति बना रहे हैं तो उसका माप क्या होना चाहिए? उसी माप को हम ताल भी कहते हैं। तो जितना बड़ा मुख है, उसी के आधार पर माप होता है। अगर स्त्री आकृति है तो वो उसका मुख का 7.5 गुना होगा। पुरुष आकृति है तो उसके मुख का 8.5 गुना होगा। देवता आकृति है तो उसके मुख का 10 गुना होगा। राक्षस आकृति है तो उसके मुख का 12 गुना होगा। इसको हम कहते हैं प्रमाण, कि हर वस्तु, हर आकार, हर आकृति का अपना एक निश्चित माप होता है, जिसको कि हम प्रमाण कहते हैं। ठीक है, ये प्राचीन भारतीय कला विद्वानों ने ये प्रमाण निश्चित किया है, परंतु आज की कला इस प्रमाण को थोड़ी मानती है। आज की कला हमारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, क्रिएटिव है, एक्सपेरिमेंटल है। तो हम इस प्रमाण को लेकर के नहीं चलते, लेकिन हमारा प्राचीन भारतीय कला में ये प्रमाण माना जाता है। और इसको आज भी इस तरह से काम, अगर हम फिगर बनाते हैं, अगर हम नारी चित्र बना रहे हैं, पुरुष चित्र बना रहे हैं, बाला का चित्र बना रहे हैं, देवता का चित्र बना रहे हैं, या राक्षस की आकृति बना रहे हैं, तो हम इस प्रमाण को मान्य लेकर के या मान करके ही चलते हैं। ठीक है, और कोई पॉइंट जो षडांग में तुम लोगों को नहीं समझ में आया हो?
मैम हाँ, मैम लावण्य का मतलब होता है बाहरी लावण्य का मतलब होता है सौंदर्य से। हेलो। लावण्य का मतलब है सौंदर्य, आकर्षण। कि कोई भी पेंटिंग, कोई भी कलाकृति हम जब बना रहे हैं तो वो आकर्षित करती हो लोगों को। इस तरह का उसमें सौंदर्य प्रकट करिए, इस तरह का आकर्षण होना चाहिए कि वो देखने वाले को अपनी तरफ खींच ले। इसको हम कहते हैं लावण्य। लावण्य का मतलब होता है सौंदर्य या आकर्षण। मैम ये तो शादांग किसी जो भी, आपने पढ़ाया था मैम, कब का है मैम? वो लिखा नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं, नहीं लिखा बेटा, अभी तो समझा रही हूँ तुम लोगों को। हाँ मैम, वो मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी, मतलब मेरी कोई वॉइस बात जा नहीं रही नहीं, थी आपके पास। कोई बात नहीं। जी शडांग मैम। तुम लोगों ने बीएफए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। जी मैम। आपकी बीएफए फर्स्ट ईयर की बुक में भी होगा षडंग, यस मैम। है ना। तो षडंग ऐसा नहीं है कि हमने आपने थर्ड ईयर में पढ़ाया और हमारे पास था नहीं, या हम क्लास में नहीं आए थे, आपने बीएफए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। और षडंग एक ऐसा पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। बहुत नॉर्मल जी चीज, अगर इसका श्लोक हमें याद है तो हमेशा याद रहेगा। और मेन पॉइंट जो शुरू में मैंने तुम लोगों को बताया, 11वीं और 12वीं शती में जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम के दरबार में महान विद्वान यशोधर पंडित ने जय मंगला की टीका करी। तो वो उन्होंने जय मंगला वात्सायन की शोधर पुस्तक पंडित। से लेकर के जो श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्ण का भंग, उसी की टीका करी, उसी का विस्तृत रूप हम लोगों को प्रस्तुत किया है, ठीक है। ये आपको ओके मैम। इतना पता होना चाहिए। और आपको श्लोक आना चाहिए। श्लोक में जो पॉइंट आपको नहीं आते हो वो बताइए, मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूं। रूप भेद आपको पता ही है कि जब हम चित्र बना रहे हैं तो देखने वाले को यानी कि दर्शक को ये समझ में आना चाहिए कि आपने चित्र में क्या दर्शाया है। कि अगर आप भिखारी बना रहे हैं तो वो भिखारी लगना चाहिए, अगर हम राजा बना रहे हैं तो वो राजा रखना चाहिए, ठीक है। इसको यस मैम। कहते हैं रूप भेद। मैम सुनने ऐसा में ना तो हो कि अलग लग रहा है, भिखारी रूप को भेद। हमने विद्वान दिखा दिया, राजा को हमने भिखारी का रूप दे दिया, तो उसी को कहते हैं रूप भेद। क्या कह रहे हो बेटा सत्या? मैम रूप भेद सुनने में तो मतलब अलग लग रहा है, इसका नहीं, रूप मीनिंग भेद जैसे। का अर्थ यही होता है कि हम जो दर्शा रहे हैं देखने वाले को वो समझ में आना चाहिए कि हाँ हमने वही प्रस्तुत किया। मान लो रानी है, दासी भी है, भिखारिन भी है, बुढ़िया भी है, तो उन सबका कपड़े और कैरेक्टर इस जेवर तरह से। प्रस्तुत होना चाहिए कि हमें देखते ही समझ में आना चाहिए कि हाँ ये रानी है, हाँ ये ओके। भिखारन है, हाँ ये उसकी दासी है। ऐसा ना हो कि दासी रानी से ज्यादा खूबसूरत बन जाए। इसको कहते हाँ। हैं रूप भेद, ठीक है। रूप भेद प्रमाणानि, प्रमाण मैंने तुम लोगों को भी बताया। भाव, भाव होते हैं इमोशन, कि आपने क्या भाव चित्र में दर्शाया, खुशी का, कि क्रोध का, कि रौद्र का, कि दुख है उसमें, कि व्याकुलता है। कौन सा भाव आप उसमें लेकर के अपनी पेंटिंग में चल रहे हो, किस इमोशन को, उसको हम कहते हैं भाव। लावण्य योजना यानी कि सौंदर्य और आकर्षण। चित्र में हमने कोई भी भाव दर्शाया हो, कोई भी रंग लगाया हो, किस प्रकार की रेखाएं हो, लेकिन चित्र जो है हमारा आकर्षक होना चाहिए, देखने वाले को अपनी ओर खींच ले। आकर्षित कर ले। तो हम कहेंगे लावण्य। सादृश्य मतलब जैसा हम देख रहे हैं उसको एज इट इज वैसे ही उतार देना, यानी कि जिसको हम शादी। साधारण भाषा में नकल कहते हैं, यस मैम। उसको हम सादृश्य कहते हैं। कि किसी चीज को हमने देखा या किसी वस्तु को, किसी आकृति को, किसी दृश्य को, उसको हूबहू वैसे ही उतार देने की जो प्रक्रिया है उसको हम सादृश्य कहते हैं। वर्णिका भाग मैंने अभी तुम लोग को समझा दिया, ठीक है, क्लियर है। यस मनीषा, मैम। मनीषा यस मैम। समझ में आया बेटा? यस मैम। वर्णिका भंग अब समझ में आया? यस मैम। कोमल क्लियर है सब? कुछ रह तो नहीं गया? कुछ रह गया उसमें बताओ, फिर से रिपीट करूं मैं? नो नो मैम। ठीक है। जी मैम। सत्यम, मैम एक बार मैम, वर्णिका भंग का मतलब है सौंदर्य
और वर्णिका भंग का मतलब है कि एक कलाकार को ये ज्ञान होना चाहिए कि जब हम किसी चित्र में रंग भर रहे हैं तो हमें तो हम ब्रश में कितना, हाँ, कितना रंग उसका उठाना है और कितना पैलेट क्वांटिटी, में हाँ, छोड़ देना है। इस प्रक्रिया को ओके मैम, हम वर्णिका भंग कहते हैं। वर्णिका, ठीक मैम, ठीक है। यस मैम। अब हम आते हैं रोमनस शैली पे। रोमनस के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है स्वाति? मैम रोमनस्क नहीं पढ़ा था, सिर्फ षडांग ही पढ़ा था मैंने। अरे रोमनस के लिए कल मैंने बोला तो था क्लास में। मैम मैंने कहा था ना कि कल रोमनस पे और षडांग दोनों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर क्यों मैम नहीं पढ़ा? मैम हाँ रोमनस सत्यम। चित्र शैली ना मैम? हाँ हाँ मैम, वो तो पढ़ा था मैम। पढ़ा है। यस और मैम। कोमल तुमने तैयार किया है रोमनस? और ये बताने की जरूरत नहीं है तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, तुम लोग एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहो, तुम लोगों का सब रेडी होना चाहिए बेटा। हाँ मैम, वही तो, मतलब वो तो नहीं, ये नहीं, शादांग नहीं पढ़ा था लेकिन हाँ ठीक है, ये कोई था। बात नहीं, अभी समझा दिया। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो फिर किसी दिन पूछ लेना। ओके अभी एक मैम। बार फिर रिवीजन कर लें शटांग, अगर कोई चीज तुमने को डाउटफुल लगे तो फिर रिपीट कर लेना। कोमल, ओके मैम। यस मैम। पढ़ा है रोमनस शैली? जी मैम। रोमनस शैली का आरंभ कब हुआ? मैम 11वीं और 12वीं सदी में फूली फली थी। फूली फली क्या होता है? मैम उसी में विकसित हुई थी 11वीं 12वीं सदी। रोमनस शैली की विशेषता बताइए। विशेषता हम्म, मैम किस शैली का विकसित रूप है रोमनस शैली? गौथिक सत्यम। शैली। सत्यम बताओ। मैम उससे डिटेल वाइज शुरुआत से पढ़े थे कि मैम इटली में 15वीं शती में रेनासा का जो भी क्या कहते हैं आरंभ हुआ था, लेकिन एक्चुअल में जो है उसमें उसका जो आरंभ 15वीं सदी में। हाँ 11वीं ठीक है, सदी सही में बता रहे हो, सही बता रहे हो। ठीक है। बोलो, मैम आगे इसमें बोलो। हाँ कोमल, क्या कह रही हो बेटा? मैम इसमें मेरा एक बहुत बड़ा डाउट है। क्या? मैम इसमें मतलब कि ये भी है कि जो रोमनस प्रवृत्तियों में हाँ अ, के स्थान पर जो नवीन प्रयोग हुए थे उसमें गोथिक शैली मतलब बहुत विकसित हुई। हम्म, तो रोमनस की वजह से गोथिक शैली विकसित हुई ना, तो हाँ गोथिक बिल्कुल। शैली से रोमनस शैली कहाँ से विकसित हुई? कहाँ पे लिखा है? मैम मैंने पढ़ा था इसमें ऐसे लिखा, वास्तुकला की शैली में रोमन प्रवृत्तियों के स्थान पर नवीन प्रयोग किए गए जिनमें गोथिक शैली का विकास हुआ। दोनों के मध्य के संक्रमण काल की कला जिसमें गोल मेहराबों का प्रयोग रोमन स्थापत्य की भांति में हुआ उसे रोमनस शैली कहते हैं। तो रोमन जो शैली है उसी का विकसित रूप रोमानस है। फिर रोमानस का विकसित रूप गॉथिक शैली है। ऐसा नहीं है कि रोमानस शैली खत्म हुई तब गॉथिक शैली का जन्म हुआ, या रोमन शैली खत्म हुई तब रोमानस शैली का खत्म हुआ। एक्चुअल में ये सभी शैलियां साथ में चल रही थी। मेरी बात समझने की कोशिश करना। रोमन ओके मैम। शैली भी है टेक्निक, ठीक है, रोमानस भी है और गॉथिक भी है। लेकिन रोमन शैली में जो कलाएं यूज की गई उनका अगर रोमनस शैली में प्रयोग किया गया तो वो रोमन शैली का ही विकसित रूप है। ऐसे ही रोमनस में जो कला यूज की गई, रोमनस की विशेषता क्या थी? आर्क, मेहराब, गोल मेहराब। पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने? जी मैम। रोमनस शैली की विशेषता थी गोल मेहराब। मेहराब यानी कि आर्क। उसी आर्क को जब गॉथिक शैली में यूज किया गया तो उसको कहा गया कि रोमनस शैली का विकसित रूप है गॉथिक शैली। ये तो कहीं नहीं लिखा है ना कि रोमनस शैली के बाद जो है गॉथिक शैली स्टार्ट हुई। वो तो चल ही रही थी, लेकिन उसका विकास कब हुआ, उसका आरंभ कहाँ से माना जाता है, ये तो नहीं है कि कहाँ से शुरू हुआ। माना कहाँ से जाता है कि जब रोमनस शैली में
ये जो आर्किटेक्चर का काम है, मेहराब का काम है, ये विकसित हुआ। उसी को गौथिक शैली ने जब अपना लिया, उसी आर्क को, तब गौथिक शैली विकसित हुई, या गौथिक शैली हमारे सामने आई। तो ऐसा कहीं नहीं है कि रोमन शैली खत्म हुई तो रोमनस शैली आ गई, या रोमनस शैली खत्म हुई तो गौथिक शैली आ गई। हर जगह तुम जब पढ़ोगे तो यही सुनने में आएगा कि रोमन शैली का विकसित रूप रोमनस शैली है, रोमनस शैली का विकसित रूप गॉथिक शैली है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है बेटा, ये सभी साथ चल रहे हैं। ठीक है। ओके मैम। हाँ, जी मैम। अब बताओ रोमनस शैली की विशेषता। हम एक तो आपने अभी बताया हाँ। आर्किटेक्चर का, हाँ। मेहराबों। हम्म। गोल और मेहराबों का प्रयोग, एक्चुअल में मैंने कल भी तुम लोगों को बताया था हाँ, कि आर्क में मैम रोमनस गोल शैली, मेहराबों। गॉथिक आर्क। शैली, ठीक है, आपकी बाइजेंटाइन शैली, ये जितनी भी टेक्निक्स हैं, ये सब आर्किटेक्चर है। एक्चुअल में आर्किटेक्चर है, भवन निर्माण की कला है सारी। बट हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है कि इस भवन निर्माण में कलाएं कौन सी बनी, या मूर्तियां कौन सी बनी, या मैम म्यूरल कौन सी किस तरह सदी में के हुआ बने। ये भी मैम अलग हाँ, अलग म्यूरल टाइम पे किस तरह हुआ है। के बने। तो हमें उस पर से ध्यान हटा के कि ये आर्किटेक्चर कैसा था, हमें बताना है कि यहाँ की पेंटिंग कैसी थी, वॉल पेंटिंग कैसी थी, या स्कल्पचर कैसा था, या इस समय के कलाकार कौन थे जो इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कि इस आर्किटेक्चर, जैसे मान लो गौथिक भवन बने तो इसके अंदर किसने काम किया, किस कलाकार ने। गौथिक जितने भवन थे वो ज्यादातर चर्च ही रहे। हम्म। भाई यूरोप में या फॉरेन कंट्रीज में जितने चर्च हैं वो सारे गौथिक शैली में हैं। इवन इंडिया में मोस्टली चर्च गॉथिक शैली में ही बनाए गए हैं। तो अब इनके अंदर किस आर्टिस्ट ने काम किया है, हमें इसकी चर्चा करनी है। ठीक है। या किसने मूर्तियां बनाई हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये पार्ट बहुत थोड़ा है कि जहाँ गोल मेहराबों का प्रयोग किया गया उसे हम रोमानस शैली कहते हैं। ठीक है। ओके मैम, छोटे जी हैं। मैम। और यही कला मैम, आगे चलकर गॉथिक में बदल गई। हाँ। मैम जैसे अब पूछा जाएगा रोमनस शैली का विकसित रूप, तो रोमन शैली बताएंगे? नहीं, रोमन शैली का विकसित रूप रोमानस्क है। ओके मैम। तो ठीक और मैम है। मैम हाँ, ओके मैम। जब तुम पढ़ोगे तो तुमको पढ़ने में आएगा। तुम लोगों ने थ्योरी तैयार नहीं करी है, क्यों, ये बताओ पहले। मैम करिए, पर इसमें मतलब मुझे बहुत डाउट हो रहा था। कहा जितना भी डाउट है सब क्लियर किया करो। अभी ये क्लास तो चल ही रही है, इसके अलावा तुम्हें जब भी हो तुम मुझे फोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके पहले भी जब क्लास चल रही थी तब भी मैंने तुम लोगों को कहा था कोई डाउट नहीं रखिए, क्योंकि आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आ गए तो। तुम कहोगे मैम हमें यहाँ डाउट था, हमने इसलिए टिक नहीं किया। भाई थ्योरी आएगी तो कहानी सबको आती है, आप सब कहानी लिखाओगे और पास भी हो जाओगे। लेकिन अगर ऑप्शन ला गया तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे। हम्म, बताओ। ना मैम, अब डाउट क्लियर है। डाउट को मैम ये इसीलिए था कह कि रही हूँ कि डाउट क्लियर करते जाओ। पहले रोमनस, रोमन शैली, फिर रोमनस, फिर गॉथिक शैली। मैम उसके बाद से फिर मैम बौद्ध कला का मैम विकसित इसमें। रूप आया था ना मैम 10वीं और 11वीं में। मैम पहले रोमन शैली से रोमनस्क हुआ था। हाँ। उसके बाद मैम उसी का मैम विकसित रूप आया था मैम 11वीं और 12वीं सदी में, वो हम्म। बौद्ध कला का था। तो मैम आप हम तो बोल लोग रही हैं कि पश्चिम की कला बेटा, हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो है पश्चिम की कला। तो उसमें बौद्ध कला कहीं भी नहीं है, जितनी भी कला है वो ईसा मसीह के जीवन से संबंधित ही है। हाँ मैम, तो लग रहा है हमने कुछ गलत लिख लिया है तो हाँ, गलत ना लिख लिखो, दिया। यही मैं कह रही, कंफ्यूज नहीं हो। पश्चिम की कला हाँ आप मैम, पढ़ वही रहे हो। तभी कंफर्म मैंने कर रहे थे। शुरू में ही तुम लोग बता दिया था पश्चिम की कला है। जितने भी चित्रकार हैं, ठीक है, सभी ने सिर्फ ईसा मसीह के जीवन से संबंधित चित्र, मूर्ति या भित्ति चित्र बनाए हैं। हम्म। तो मैम फिर ये बहुत। गलत, ये 11वीं सदी और 12वीं सदी का कुछ और होगा फिर मैम विकसित रूप। हाँ, तुमने कुछ और लिख लिया है। हो सकता है कहीं मैंने तो बौद्ध के बारे गॉथिक में होगा कहीं मैम, लिखा, लेकिन ऐसा कुछ बौद्ध की है जगह नहीं, पे बौद्ध गॉथिक मैंने होगा कहीं नहीं शायद। लिखवाया है। मैम हाँ। गॉथिक ही होगा बौद्ध की हो जगह। सकता है क्योंकि बौद्ध कहीं होगा ही नहीं।
यहाँ हाँ वही सारा तो ईसा मैम। मसीह का जीवन से संबंधित चित्र ही है। और उस समय का कलाकार, भाई उस समय राजा महाराजाओं का समय भी था, तो उस समय कलाकार अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर सकता था। उसने या तो ईसा मसीह के जीवन से संबंधित चित्र बनाए, या तो राजा और रानी के चित्र बनाए, लेकिन वो भी हमें नहीं मिलते। जितने भी चित्र मिलते हैं सारा ईसा मसीह के जीवन से संबंधित चित्र ही मिलते हैं। ठीक है। ओके मैम। रोमनस चित्रों की विशेषता बताइए, चित्रों की विशेषता क्या थी? रोमनस चित्रों में मानव का ईश्वर, ठीक है, मानव का ईश्वर से जो संबंध दिखाया गया है उसे प्राचीन परंपराओं के आधार पर समझने की चेष्टा की गई है। ये पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने? यस मैम। हाँ, तो क्यों नहीं बता रहे हो? रोमनस चित्रों की विशेषता थी मानव का ईश्वर से जो संबंध दिखाया गया है उसे प्राचीन परंपराओं के आधार पर समझने की चेष्टा की गई है। रोमनस कला के प्रमुख केंद्र बताओ। मैम फ्रांस, हम्म। स्पेन, हाँ। जर्मनी, मध्य यूरोप हम्म। और इटली, इंग्लैंड। हम्म। इटली भी तो थी मैम। क्या बेटा? इटली। इटली तो है ही। हाँ हाँ ठीक। चित्रों के विषय बताओ रोमनस शैली के। अच्छा। अब बताओ तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, बताओ मुझे। अब आपको पॉइंट वाइज देखो पता होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि रोमनस शैली के प्रमुख केंद्र फ्रांस है, तो फ्रांस में जो रोमनस शैली के चित्र मिले उनकी क्या विशेषता थी? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तब तुम्हें याद रहेगा। स्पेन में जो रोमनस शैली के चित्र मिले उनकी क्या विशेषता थी? इटली में जो रोमनस शैली के चित्र मिले उनकी क्या विशेषता थी? जब आपको ये विशेषता, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ लिख दोगे इटली, स्पेन, फ्रांस, यहाँ यहाँ रोमनस शैली के चित्र मिले, और बीच में आप कहानी लिखोगे। विशेषता आपको पता होनी चाहिए। यस। यस मैम। पता होनी चाहिए फिर। वो तुम लोग जो पॉइंट पढ़ने चाहिए वो पॉइंट तो तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। मैं कैसे तुम लोग का रिवीजन कराऊं, बताओ। मैम अब से मैम रहेगा मैम, थोड़ा सा पहले से रिवाइज रहेगा। हाँ, मैं बार बार, कंफर्म। कल भी मैंने कहा था, सत्यम तुम कल क्लास में नहीं थे। कल नहीं भी मैम मैंने कल कहा नहीं। था कि जहां भी आपको पॉइंट समझ में आता, भाई किसी कला के बारे में पूछा तो कब स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई, ठीक है, उस ओके कला की विशेषता क्या है, ठीक है, वो मैम, कला बात ये ना कहाँ कि ये कहाँ। लाइन से लिखी हुई है ना, ऐसे ऐसे अचानक से आप विशेषताएं पूछ लेते हैं या फिर केंद्र नहीं पूछ तो लेते हैं उसको तो। अंडरलाइन करिए। आप भी जब पढ़िए तो रेड पेन लेके बैठिए। अच्छा ठीक। रेड पेन लेके बैठो कि वो कला कब मान लो रोमनस कला जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये कला कब हम्म, शुरू हुई, तुमने अंडरलाइन कर दिया, आपको मिल गया कब और कहाँ शुरू हुई, ठीक है। हम्म, इस कला की विशेषता क्या है, तो वो आपने रेड लाइन अंडरलाइन कर लिया रेड से, ठीक है। पर रोमनस जैसे कला है, उसे कलाकार कौन कौन से, वो आपके कलाकार के नाम आपको याद होने चाहिए। अब ये कला कहाँ कहाँ विकसित हुई, विकसित हुआ। तो वो सारे नाम आपको याद है, लेकिन कहाँ जहाँ भी विकसित हुई है तो वहाँ की उसकी विशेषता क्या है, उसको रेड पेन से अंडरलाइन करिए और वो पॉइंट याद करिए। हमें कहानी नहीं चाहिए। मैंने तुम लोग को जब पढ़ाया है तब भी मैंने ये कहा कि कहानी कोई नहीं पढ़ना चाहता बेटा, वो पॉइंट्स पढ़ना चाहता है कि आपको एक्चुअल में पता है कि नहीं वो चीज़ है। और आप लिमिटेड लिख के आइए और सही लिख के आइए तो हमेशा आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन आप कहानी लिख करके आइए और उसमें मेन पॉइंट उसको आप बताइए ही नहीं, तो नंबर कहाँ से आएगा? आप कह दो मैं 3 पेज लिख के आया, मैं 4 पेज लिख के आया, और आपने पॉइंट आउट कुछ करा ही नहीं है, तो नंबर कैसे आएगा? ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नहीं है? हाँ मैम है। यस हम्म। मैम। ये कल फिर रोमनस पे हम फिर जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रोमनस पूरा पढ़ना और जितना भी है सब पॉइंट आउट करना।
कि अगर फ्रांस में रोमानस शैली है तो फ्रांस में रोमानस शैली की क्या विशेषता थी। ठीक विशेषता। है, फिर इटली में जब विकसित हुई तो इटली की क्या इटली में रोमानस शैली की क्या विशेषता थी। स्पेन में, मध्य यूरोप में। स्पेन का पढ़ लेना, ये तीन पढ़ लेना आप लोग। जर्मनी और मध्य यूरोप में भी रही, इंग्लैंड में भी रही, तो सबके स्विट्जरलैंड में। विशेषता को अंडरलाइन करिए रेड पेन से और उसको बार बार पढ़िए। ठीक है, यस मैम। गॉथिक कल मैंने पढ़ाया ही था। ठीक है, यस मैम। पुनरुत्थान काल बहुत बड़ा है, तो कल जो है इस पे जो है रोमनस कला पे हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे एक बार, और पुनरुत्थान काल शुरू करेंगे। थोड़ा पॉइंट मैं बता दूंगी, फिर तुम लोग पढ़ना। ठीक है, अभी सिर्फ रोमनस पढ़ो, आज फिर से पढ़ो। ओके मैम। और कुछ पूछना है तुम लोगों को? किसी ने पुस्तक चित्रण के लिए बोला था, मैटर यस भेजने के मैम। लिए। यस किसको मैम। चाहिए? मैम कोमल, मैम मुझे चाहिए था। स्वाति, पुस्तक चित्रण कला। यस मैम। ठीक है, चलो अभी मैं भेज दूंगी थोड़ी देर में। और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। मैम, हाँ, मैम ये जो पुस्तक चित्र को भेज रही हैं आप स्वाति को, हम्म, मैम ग्रुप में हाँ बोलो। भेजेंगी? हाँ ग्रुप में भेजेंगी आप? हाँ, ग्रुप में भेज देती हूँ, बताओ। ओके मैम, ठीक है। ग्रुप में मैं इसलिए भेज देती हूँ कि जिसके पास भी नहीं है हाँ उसको मैम, मिल वही। जाएगा। बहुत से बच्चों को इतना बोलने में भी हेजिटेशन होता है कि मेरे पास मैटर नहीं है। भाई मेरा काम ही है आपको पढ़ाना, आपको समझाना। जो मैटर नहीं है वो मैं तुम लोग तक पहुंचाऊंगी। ठीक है, पुस्तक चित्रण कला जो है यस मैम। गॉथिक शैली में विकसित हुई थी। गॉथिक शैली की चित्रकला थी उस समय, पुस्तक चित्रण कला भी विकसित हुई। तो वो मैटर बहुत थोड़ा सा है, भेज देंगे तुम लोगों को व्हाट्सएप पे। और कोई मैटर तुम लोगों को नहीं मिल रहा हो, नहीं समझ में आ रहा, उसको लेके आप डाउटफुल हो किताब में पढ़ के, तो वो मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, या कभी भी वीडियो कॉल कर सकते हो। अलग से ओके क्लास तो मैं तुम लोगों का ले ही रही हूँ क्लास। ठीक है, मैम, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं ना मैम? बिल्कुल कर सकते हो। ओके ठीक। और एग्जाम के हिसाब से मैं सही बता रही हूँ, तुम लोग 4 लोग जुड़े हो आज क्लास में, तुम लोग तैयारी नहीं कर रहे हो। हाँ, उसी से। इसकी माजा 10 दिन बाद पेपर है, क्या लिखोगे तुम लोग? थोड़ा मैम तेजी में एग्जाम कब पढ़ाई से करो। है? क्या बेटा? मैम एग्जाम कब से है? ये तो हमें भी नहीं पता है, ये हमारे एचओडी को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। पर होने बस ये चीज आ रही है कि एग्जाम होना है। कब से होना है इसकी कोई जानकारी नहीं है हम लोगों के पास बेटा। ठीक है, तैयारी करे रहो बस तुम लोग अपनी तरीके तरफ से। और ये मान के चलो कि भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये तुम्हारा आगे भी काम आएगा। आगे आप जिस कंपटीशन में भी बैठेंगे तो आएगा जरूर उसमें भी। मैम सिर्फ हिस्ट्री का होगा कि प्रैक्टिकल्स भी होंगे? प्रैक्टिकल का तो मुझे नहीं पता, थ्योरी तो होगी होगी। ओके। ठीक है, थ्योरी तो पक्का है कि होगी, और उसका नहीं पता है मुझे, प्रैक्टिकल की बिल्कुल जानकारी नहीं है। ठीक है, ओके मैम। मैम ये बताओ 12 बजे तुम लोग ज्वाइन करते हो अजय सर की क्लास? मैम सिर्फ स्कल्पचर वालों का है, उसमें कोई ज्वाइन ही नहीं करता आजकल बताओ, स्कल्पचर। अच्छा हमने खासा 12 बजे मैं क्लास ले रही थी, मेरे पास मैसेज आ गया, और उसने देखो ज्वाइन भी नहीं करी, 3 बजे वाली क्लास भी नहीं ज्वाइन करी उसने, बस डाल दिया कि हमारी तो अजय सर की क्लास है। तो मुझे फिर अपनी क्लास बढ़ानी पड़ी। हाँ मैम, उन्होंने ज्वाइन किया है। चलो ठीक है, अब कल क्लास लेंगे। तुम लोग को क्या टाइम सूट करता है तुम लोग बता दो एक बार, या तो मैं सुबह आते आते क्लास ले लूँ, या ऐसे ही दिन में लूँ 3 बजे तक। मैम 3 बजे भी सही है मैम, 12 बजे भी ठीक है हम लोग के लिए तो, क्योंकि 12 बजे तो क्लास हमारी अप्लाइड की लगती नहीं है कोई। तुम लोग बताओ, कोमल, मनीषा, स्वाति। यस मैम मैम, मैम ले लीजिएगा। ठीक है बेटा। मैम
चलो ठीक है। हाँ, मैम आपने गोथिक कला के अलावा कल और क्या डिस्कस किया था? कुछ नहीं डिस्कस किया था, सिर्फ गौथिक कला पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वो भी गौथिक चित्रशैली हुआ है, अभी गौथिक मूर्ति कला पर नहीं डिस्कस हुआ है। ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, लॉग आउट हो जाओ तुम लोग। ठीक है। थैंक यू कल मैम। से क्लास थैंक टाइमिंग यू डाल मैम। देंगे, पढ़ के रखना अच्छे से रोमनस। ओके ओके कल मैम। तो मैम। मैम पढ़े ओके बेटा।